हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का रैपिड करंट अफेयर्स रिवीजन सीरीज में। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसके अंदर हम लोग प्रीलिम्स ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को बहुत स्पीड में रिवाइज करेंगे। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर से बताएं, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी उन टॉपिक्स को पढ़ के एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। श्री बृहदेश्वरा टेम्पल। देखिए, आई थिंक आपको पता होगा कि हिंदुज़म में एक परंपरा होती है कि हर 12 साल के बाद, आई थिंक लेट मी चेक, यस, हर 12 साल के बाद जो टेम्पल का क्राउनिंग एलिमेंट होता है, जिसे इस टाइप का जो क्राउनिंग एलिमेंट होता है उसका अभिषेक किया जाता है। अभिषेक मतलब उसको नहलाया धुलाया जाता है, उसी को कहा जाता है कुंभ अभिषेकम। ठीक है, ये प्रोसेस को कहा जाता है कुंभ अभिषेकम। तो कुंभ अभिषेकम क्या है? कुंभ अभिषेकम का मतलब ये होता है कि हर 12 साल के बाद जो टेम्पल का क्राउनिंग एलिमेंट होता है उसको अभिषेक दिया जाता है, उसको साफ़ किया जाता है। आप तरह से कहते हैं रिचुअल प्रोसेस होती है ये, इस चीज़ को हम कुंभ अभिषेकम कहते हैं। और आप कह सकते हैं जो अभी हमारा श्री बृहदेश्वरा टेम्पल है, दिस इज़ माई फेवरेट टेम्पल। ठीक है, तो इस टेम्पल का कुंभ अभिषेकम होने जा रहा है और ये कुंभ अभिषेकम 23 साल के बाद होगा। तो आप बोलेंगे भाई हर 12 साल की मैंने बात की, अब 23 साल के बाद हो रहा है। जी हाँ, देखिए, अगर आप श्री बृहदेश्वरा टेम्पल की बात करें तो आज तक पिछले 1000 सालों में इसका सिर्फ 5 बार कुंभ अभिषेकम हुआ है। एक तो पहली बार जब वो बना था, उसके बाद 1729, फिर 1843, 1980, 1997। इसके बाद इसका कुंभ अभिषेकम अभी होने जा रहा है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारा श्री बृहदेश्वरा टेम्पल को आप याद रखिएगा, राजा राजेश्वरा या फिर पेरू वुदायर कोविल टेम्पल भी कहा जाता है। और इस टेम्पल को हमारे एम्परर राजा चोलावन ने डेवलप करवाया था। ठीक है, अब देखिए, ये जो टेम्पल है वो कावेरी रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है और उसे दक्षिणा मीरू भी कहा जाता है। देखिए, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने यूट्यूब में एक सीरीज़ ली थी जिसका नाम था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। वहाँ पर मैंने बताया था कि ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल के अंदर 3 टेम्पल आते हैं, उनमें से एक टेम्पल ये भी है, बृहदेश्वरा टेम्पल। वहाँ पर मैंने इसका आर्किटेक्चर डिटेल में डिस्कस भी किया था, तो उसके लिए आप उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। ठीक है, अब ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल में बृहदेश्वरा टेम्पल के अलावा कंगाई कोंडा चोलापुरम टेम्पल आता है। ठीक है, और उसके बाद ऐरावतेश्वरा टेम्पल भी आता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, श्री बृहदेश्वरा टेम्पल में सिर्फ और सिर्फ चोलास का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इवन अगर आप देखेंगे तो विजयनगर रूलर्स, पांड्या रूलर और मराठास का भी कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। खास तौर पे स्टूको का कंट्रीब्यूशन मराठास के द्वारा हर एक साउथ इंडियन टेम्पल में देखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा श्री बृहदेश्वरा टेम्पल। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट हम्पी। ठीक है, अब देखिए, एक एक्ट था मैसूर में, आप कह सकते हैं कर्नाटका में, जिसका नाम है मैसूर एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट ऑफ 1961। ठीक है, अब देखिए हो क्या रहा था, ये जो हमारी कर्नाटका की गवर्नमेंट है वो हम्पी साइट पे कुछ रेस्टोरेंट को डिमोलिश करने वाली थी। तो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई यू कैन नॉट डिमोलिश इट बिकॉज इट इज़ वायलेशन ऑफ दिस एक्ट, जिसकी वजह से अब हमें हम्पी पढ़ना पड़ जाएगा यार। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम्पी के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये हम्पी के बारे में भी डिटेल में मैंने चर्चा किया था अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ में, जो यूट्यूब में फ्रीली अवेलेबल है, उससे आप देख सकते हैं। देखिए, जो हम्पी है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और 3rd सेंचुरी BC में ये मौर्यन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, लेकिन दिस सिटी इज़ नॉट नोन फॉर द मौर्यास, दिस सिटी इज़ नोन फॉर विजयनगर एम्पायर। ठीक है, ये विजयनगर एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था। और ये जो सिटी थी, इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उस टाइम पे तुलुवा डायनेस्टी के सबसे महान किंग श्री कृष्णदेव राय ने चालू करवाई थी, और उन्हीं की देख रेख में ये सिटी और ये विजयनगर का एम्पायर अपने ज़ेनिथ पे पहुंचता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारी हम्पी सिटी है वो तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे आपको दिख जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस हम्पी सिटी की कि मेडाइवल एरा में ये पूरे वर्ल्ड की 2nd रिचेस्ट सिटी हुआ करता था, और आप कह सकते हैं इंडिया की 1st। तो पहली कौन सी थी? पहली थी बीजिंग, मतलब चाइना उस टाइम पे भी थोड़ा सा आगे था,
बट स्टिल वी वर ग्रेट एट दैट टाइम, ठीक है। और अगर आप देखें रामायण में भी आपको हम्पी का मेंशन मिलेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारा किष्किंधा कांड है, ठीक है, आई होप आप जानते हैं किष्किंधा कांड क्या होता है, वहाँ पर हम्पी का जिक्र भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, यूनेस्को ने इसको बोला है ऑस्टियर ग्रैंडॉइस साइट। और अगर आप देखें यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के लगभग 1600 से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीमेन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इस सिटी को जो बैटल ऑफ तलाई कोटा था ना, उसमें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बिकॉज जो भी डेक्कन सल्तनत थी वो एक साथ आ चुकी थी, और उस टाइम पे विजयनगर जो किंगडम के मेन रूलर थे कृष्णदेव राय, उनके बाद के जितने भी रूलर थे बहुत कमज़ोर टाइप के थे, जिनके कार्यकाल में पूरी हम्पी सिटी डिस्ट्रॉय की गई थी। मतलब अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे हम्पी के बारे में तो ये दिखाई देगा कि वो लोग हम्पी में एंटर ही हुए थे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट इट वॉज़ अ वेरी रिच सिटी, ठीक है। तो इसके साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर हैं हम्पी में, उनको भी एक बार देख लेते हैं। जैसे सबसे प्रोमिनेंट है हमारा विट्ठल टेम्पल, ठीक है। विट्ठल टेम्पल कृष्णदेव राय के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसमें भी बोला है कि हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं और जो भी कार्विंग है वहाँ पर हम वुडन बैरिकेड लगाएंगे। जैसे अगर आपने ताजमहल में देखा होगा, आई नो कि जब मैंने ताजमहल को अप्रॉक्सीमेटली कुछ 8 से 10 साल पहले विज़िट किया था, जब आई थिंक आई वॉज इन 6-7 क्लास, नॉट 6-7 एक्चुअली 8-9 क्लास, तो उस टाइम पे वहाँ पर जो पूरे स्कल्पचर थे उनको छूने दिया जाता था, मतलब। लेकिन अब इसके बाद जब हम लोग कुछ साल पहले गए थे तो वहाँ पर कंप्लीट वुडन बैरिकेड थे, ठीक है, बिकॉज ऐसा भी दिखाई दे रहा था कि वो थोड़े से पीले पड़ने लगे थे, तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो भी इसके इम्पॉर्टेंट स्कल्पचर हैं उनको वुडन बैरिकेड दे दिया जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा जो विट्ठल टेम्पल है वो लॉर्ड गरुड़ को डिवोटेड है, लेकिन यहाँ पर गरुड़ का स्कल्पचर ही अवेलेबल नहीं है, हो सकता है चुरा लिया गया हो या डिस्ट्रॉय कर दिया गया हो, ठीक है। और याद रखिएगा ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर आता है, ओके। चलिए वेल एंड उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। अब देखिए अभी अभी रिसेंट में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने डिसाइड किया है कि वो लोग कंप्लीट कोणार्क टेम्पल को सोलराइज करने वाले हैं। मतलब यहाँ पर जो भी एनर्जी प्रोवाइड होगी वो सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी से प्रोवाइड होगी, ठीक है। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर बहुत सारे सोलर ट्रीज़ लगाए जाएंगे, सोलर ड्रिंकिंग वाटर के सॉक्स लगाए जाएंगे, ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएंगे और कंप्लीट एक 10 मेगावाट का ग्रिड बनाया जाएगा जो कंप्लीट यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाला है इस टेम्पल और आजू बाजू के रीजन में, ठीक है। अब याद रखिएगा इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। और यहाँ पर जो भी असिस्टेंस है वो 100% रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर खर्चा नहीं करेगा। अब कोणार्क टेम्पल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए जो कोणार्क टेम्पल है एक्चुअली में चंद्रभागा रिवर के माउथ पे बनाया गया था, लेकिन हुआ क्या, ये जो हमारी वाटर लाइन थी ना वो रिसीड करने लगी, जिसकी वजह से अब ऐसा लगता है कि ये जो हमारा कोणार्क टेम्पल है वो उड़ीसा के पुरी डिस्ट्रिक्ट के कोस्ट लाइन में बनाया गया है, लेकिन एक्चुअली में से चंद्रभागा रिवर के माउथ पे बनाया गया था, ठीक है। और इस टेम्पल को 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था, किसके द्वारा, किंग नरसिंहा देव वन के द्वारा, ठीक है। अब देखिए इस टेम्पल को सूर्य देवालय भी कहा जाता है। सूर्य देवालय मतलब होता है मंदिर और सूर्य मतलब सूर्य भगवान, तो सूर्य भगवान का मंदिर। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं इसके आर्किटेक्चर की। तो ये अगर आप इसका आर्किटेक्चर नोटिस करें तो ये थोड़ा सा अप्रेज प्लेटफॉर्म में बना है और यहाँ पर आपको घोड़े देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और ये रस्सी से ऐसे लगा हुआ है और यहाँ पर आपको इस तरह के चक्के देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ऊपर पूरा कंप्लीट टेम्पल बना हुआ है, ठीक है। इस तरह का कुछ बेसिक आर्किटेक्चर है इस टेम्पल का। तो यहाँ पर आपको इन टोटल 24 व्हील्स देखने को मिलेंगे और 6 हॉर्सेस इस मंदिर को ऐसा लग रहा है खींच रहे हैं। अब इस टेम्पल को इस तरह का क्यों बनाया गया, बिकॉज माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है जो सूर्य भगवान है वो अपने 6 घोड़ों के रथ में घूमते हैं और ये जो उनका बग्गी होता है उसमें लगभग 24 पहिए होते हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर का आर्किटेक्चर मंदिर बना है वो कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या आप कह सकते हैं उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में बना है। अभी थोड़ी देर में हम उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, ये जो पहली रेज होती है सन की सबसे पहले मंदिर के अंदर जाती है, ठीक है। तो दिस इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस टेम्पल। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो व्हील्स बने हुए ना
वो एक तरीके के सन डायल हैं। सन डायल के बारे में मैंने आपको अपने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लेक्चर में बताया था कि ये सन डायल का यूज़ से हम टाइम को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कितना बचा हुआ है। ठीक है, ये जंतर मंतर में भी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद ये जो हमारा कंप्लीट टेम्पल है ये एक्चुअली में कॉन्डालाइट रॉक से बना है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखें ये ब्लैक कलर का है, जिस वजह से ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर आता है और 1984 में से इंक्लूड किया गया था। और अगर अभी भी देखें इस टेम्पल को चंद्रभागा फेस्टिवल के टाइम पे वर्शिप के लिए यूज़ किया जाता है हिंदूज़ के द्वारा। ठीक है, इज़ अबाउट हागिया सोफिया मॉस्क। देखिए अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि हमारी टर्की की जो हाई कोर्ट है वो डिसीजन देगी कि भाई ये जो हमारा हागिया सोफिया मॉस्क है उसको दोबारा, एक्चुअली में अभी ये म्यूज़ियम बन चुका था। ठीक है, तो दोबारा क्या इस म्यूज़ियम को मॉस्क बनाया जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, हागिया सोफिया मॉस्क की अपनी एक अलग हिस्ट्री है। एक्चुअली में ये सबसे पहले एक कैथेड्रल मतलब चर्च टाइप का हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद ये एक मॉस्क बना, उसके बाद म्यूज़ियम बन गया। तो अभी तक ये म्यूज़ियम था। अब हमारी जो टर्की गवर्नमेंट थी वो क्या करना चाहती थी कि इसे दोबारा मॉस्क बनाना चाहती थी, लेकिन अब ये जो डिसीजन है वो टर्की हाई कोर्ट के पास है। अब जो भी टर्की हाई कोर्ट डिसाइड करे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है ना, तो अब इसके बारे में अच्छे से चर्चा कर लेते हैं बिकॉज एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो हागिया सोफिया मॉस्क इज़ लोकेटेड इन टर्की इस्तांबुल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए। इस पर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो हागिया सोफिया है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया एक कैथेड्रल था। ठीक है, और इसको बनाया गया था 537 AD में। ठीक है, किसके द्वारा? ईस्टर्न रोमन एम्परर जस्टिनियन I के द्वारा। ठीक है, और इसे बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर में बनाया गया था। देखिए एक्चुअली में आप सभी जानते हैं रोमन एम्पायर पहले पूरे यूरोप को कवर किया करता था, उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है। जो ईस्टर्न पार्ट था दैट वाज कॉल्ड एज बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर, और उसका कैपिटल हुआ करता था कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इसके बाद आप सभी जानते हैं लगभग 13 या 14 सेंचुरी के आसपास इस्लामिक इन्वेजन होना चालू होता है, और अल्टीमेटली 1453 में फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट होता है। ठीक है, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल मतलब जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था ना उसका कैपिटल हुआ करता है कॉन्स्टेंटिनोपल, उसको कैप्चर कर लिया ऑटोमन एम्पायर ने। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि उसी टाइम पे जितने भी वहाँ पर लोग रहते थे उन्होंने जो भी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर थे या इंपॉर्टेंट बुक्स थी क्रिश्चियनिटी की वो चुरा के भाग गए। ठीक है, मतलब लेके भाग गए, उनकी थी तो लेके भागेंगे ना। ठीक है, और 1453 को ही कहा जाता है स्टार्ट ऑफ रेनेसा, मतलब जब ऑटोमन एम्पायर ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा किया उसके बाद से ही कहा जाता है रेनेसा चालू हो गया, बिकॉज तभी से उन्होंने वो बुक पढ़ी, उनको पता चला कि भाई हमें तो जब से ये फादर लोग उल्लू बना रहे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है, इसके बाद ऑटोमन एम्पायर का रूल रहता है लगभग 400 से 500 साल। उसके बाद आप सभी जानते हैं वर्ल्ड वॉर 1 होता है, और वर्ल्ड वॉर 1 में एक ट्रीटी होती है जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ सेवरेस, जिसके अंदर कंप्लीट ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंबर कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पर भी आप जानते हैं खिलाफा मूवमेंट ये सब चालू हुआ था, उसमें बोला जाता था भैया जो सुल्तान है उनको वापस दिया जाए उनका टेरिटरी, बट टर्की में ही फेरबदल हो जाता है। टर्की में ही लोग बोलते हैं कि हमें सुल्तान नहीं चाहिए भाई, उसकी जगह मुस्ताफ़ा केमाल अटातुर्क पावर में आते हैं। ठीक है, और इनका ऐसा विज़न था कि ये इस्लाम की वजह से हमारा टर्की ख़राब हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ दैट हम इस्लाम को सेक्युलर बनाएंगे। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ सेक्युलर बनाने के लिए करना चालू की, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि भाई कोई भी रिलीजन का नाम नहीं लेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, ये जो भी रिलीजियस सिंबल्स हैं उनको हटाया जाएगा। उसी के चलते हुए ये जो हागिया सोफिया मॉस्क थी उसको एक म्यूज़ियम बना दिया गया था कि जिससे वो और सेक्युलर लगे। ठीक है, समझ में आया ना? हाँ, तो बस यही पूरी हिस्ट्री थी हागिया सोफिया मॉस्क की। और अगर आप कह सकते हैं 1500 साल पुराना आर्किटेक्चर है जिसको यूनेस्को ने अपना वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हागिया सोफिया मॉस्क। उसके बाद आते हैं अगले आर्टिकल पे जिसका नाम है नतेसा अ रेयर सैंडस्टोन आइडल। देखिए हमारे यहाँ पर एक राजस्थान में बड़ा सुंदर टेम्पल है बरौली में जिसका नाम है गतेश्वरा टेम्पल। ठीक है, बड़ा सुंदर टेम्पल है, देखिएगा कभी मौका मिले तो। ये जो गतेश्वरा टेम्पल है वहाँ पर एक स्टैचू हुआ करता था, स्टोन स्टैचू लॉर्ड शिवा का। ठीक है, और इसे 9th सेंचुरी में बनाया गया था इस स्टैचू को, बट लगभग आप कह सकते हैं अंग्रेज़ों के टाइम पे या उनके बाद से इसे चुरा लिया गया था और अल्टीमेटली यूके में स्मगल कर दिया गया था। लेकिन
22 सालों के बाद ये स्टैचू आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वापस किया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारा कंप्लीट आर्किटेक्चर है, आप कह सकते हैं स्टोन स्टैचू है, वो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, इट इज़ अ रेयर सैंड स्टोन आइडल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और अगर आप इस आइडल की बात करें तो यहाँ पर आपको लॉर्ड शिवा दिख रहे होंगे, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये देखिए, यहाँ पर जो पीछे नंदी की फ़ोटो बनाई गई है, ठीक है, ये इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है। एक बार इसको और गूगल में देखिएगा, आपको अच्छे समझ में आएगा क्यों यहाँ पर जो नंदी की फ़ोटो है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा, ये जो डिपिक्शन है या फिर कंप्लीट स्टैचू है वो लॉर्ड शिवा का है, ओके। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इसको बनवाया किसने था। इसको बनवाया गया था गुजारा प्रतिहारा रूलर्स के द्वारा, मतलब प्रतिहारा एम्पायर के द्वारा, ठीक है, जिन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में लगभग 7वीं सेंचुरी से लेके 11वीं सेंचुरी तक राज किया है, ओके। अब सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या था प्रतिहारा एम्पायर का। देखिए, जो प्रतिहारा एम्पायर था उन्होंने अरब्स को लगभग, जब तक ये लोग रहे, देखिए 7वीं सेंचुरी से लेकर 11वीं सेंचुरी, तब तक अरब्स को रोक के रखा। उसके बाद से जब आप कह सकते हैं ये पृथ्वीराज चौहान, ये लोग अपनी यूनिटी मेंटेन नहीं कर पाए, उनके चलते हुए समझ रहे हैं क्या हो गया, गुरी का इन्वेजन हो गया, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रूलर थे हमारे गुजारा प्रतिहारा के, वो थे नागाभट्टा वन, जिन्होंने काफ़ी अरब आर्मीज़ को डिफीट किया, ठीक है। वो भी बड़े बड़े उनके जो अपने आप को सूरमा मानते थे, जैसे जुनैद, तामिल, इन सबको भी बहुत अच्छे से डिफीट किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था गुजारा प्रतिहारा एम्पायर का। लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा था, जिसमें से आप एक देख ही चुके हैं, ये स्टैचू, ठीक है। अब देखिए, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर है वो है खजुराहो टेम्पल, ठीक है। और ये लोग जाने जाते थे अपने स्कल्पचर्स के लिए, जो आपके खजुराहो टेम्पल में आपको देखने को मिलेंगे, कार्व्ड पैनल्स जो कि आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, और सबसे अच्छे ओपन पवेलियंस, ठीक है। और आप सभी जानते हैं खजुराहो टेम्पल एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका जो आर्किटेक्चर है वो भी मैंने डिटेल में डिस्कस किया था अपनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की सीरीज़ में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लिंगराज टेम्पल पे। अब देखिए, ये जो लिंगराज टेम्पल है, इस टेम्पल को एकाम रामायण क्षेत्र भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत करिएगा अगर ऐसा कोई वर्ड आ जाता है तो, ठीक है। अब देखिए, ये जो लिंगराज टेम्पल है, आप नाम से समझ सकते हैं, इट इज़ डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये उड़ीसा के भुवनेश्वर रीजन में लोकेटेड है। और याद रखिएगा, इसे कलिंगा आर्किटेक्चर में बनाया गया है। कलिंगा आर्किटेक्चर को ही उड़ीसा आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, इसको भी लेके आप कंफ्यूज मत करिएगा। अब थोड़ा सा कलिंगा आर्किटेक्चर के बारे में जानते हैं, तो इसे थोड़ा कंपेयर करके समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं ये होता है देउल, ठीक है, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड एज देउल। और इसे अगर आप देखें साउथ इंडियन आर्किटेक्चर में विमान कहा जाता है, ठीक है, और हमारे नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर में शिखर कहा जाता है, लेकिन साउथ इंडिया इसे कलिंगा आर्किटेक्चर में देउल कहा जाता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा अलग भी होता है हमारे साउथ इंडियन आर्किटेक्चर और नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर से। अगर आप साउथ इंडियन आर्किटेक्चर देखेंगे तो सीधा वो उस तरीके का बना रहता है, ठीक है, विमान की तरह, बिल्कुल ट्रायंगल की तरह, पिरामिड की तरह आप कह सकते हैं। वेयर हमारा जो शिखर होता है वो बिल्कुल नैरो होता है इस तरह से, लेकिन देउल थोड़ा सा अलग होता है। उसे पहले स्क्वायर शेप में बनाया जाता है कंप्लीट, और उसके बाद जाके उससे इन्वर्ट टर्न हो जाता है, इसे देउल कहा जाता है, ठीक है। आई होप आपको देउल समझ में आ चुका है। चलिए, इसके बाद बाहर होता है मंडप, ठीक है, असेंबली हॉल होता है, और इसे कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में जगमोहन कहा जाता है, ठीक है, समझ में आया। इसे देउल कहा जाता है, इसे जगमोहन कहा जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बाउंड्री वॉल्स भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, जो कि आपको नगरा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर मतलब नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलती है, लेकिन साउथ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को मिलती है। तो आप कह सकते हैं ये नॉर्थ और साउथ का थोड़ा थोड़ा मिक्स है, ठीक है। क्या क्या मिक्स आपको देखने को मिलता है? सबसे पहली बात तो इसका देउल आता है, ठीक है। देउल बिल्कुल ना ही नगरा की तरह होता है और ना ही सदर्न स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की तरह होता है। ये बिल्कुल स्पेशल बनाया गया है, जिसके अंदर सबसे पहले एक स्क्वायर फॉर्म होता है जो बिल्कुल साउथ की तरह होता है, लेकिन नगरा की तरह बिल्कुल ऊपर जाके इन्वर्ट कब हो जाता है, मतलब नॉर्थ साउथ दोनों का मिक्सचर है। इसके बाद जगमोहन होता है, जिसे असेंबली हॉल कहा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर बाउंड्री वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये बाउंड्री वॉल्स आपको साउथ इंडिया के टेम्पल में देखने को मिलती है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा कलिंगा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर उड़ीसा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, चलिए, वेल एंड गुड। अब याद रखिएगा ये जो टेम्पल था इसको सोमावंशी डायनेस्टी के द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसमें बहुत सारे एडिशन गंगा डायनेस्टी के द्वारा भी किए गए हैं, इस चीज़ को भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ पर रखनी है कि यहाँ पर आपको लिंगराज के साथ ही साथ लॉर्ड विष्णु की इमेज भी देखने को मिलेंगी। वो ये बता रहा है कि भाई उस टाइम पे लॉर्ड जगन्नाथ जो सेक्ट था उनका राइज हो रहा था, इसलिए आप देखिए अभी भी उड़ीसा में लॉर्ड जगन्नाथ बहुत पूजे जाते हैं। ठीक है, चलिए, वेल एंड गुड गाइस। फाइनली अब आ जाते हैं हम अपने आखिरी आर्टिकल पे जिसका नाम है गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल। अब देखिए इस टेम्पल में इस बार हुआ क्या है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है। ये जो पहली बार ऐसा हमें देखने को मिल रहा है 50 सालों में कि संक्रांति के दिन जो सन की रेस थी वो डायरेक्टली जो भगवान जो अंदर थे लिंग था उसके ऊपर फॉल नहीं किया। ठीक है, जिसकी वजह से लोग बोल रहे हैं अपशगुन है ना, ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, तो ये भी दिखा रहा है थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वैसे रीज़न ये था कि जो क्लाउड्स थे ना वो उस दिन बहुत ज़्यादा थे आसमान पे, जिसकी वजह से जो सन रेस थी ब्लॉक कर गई और अल्टीमेटली शिवलिंग के ऊपर ये रेज नहीं पड़ी संक्रांति के दिन। ओके, तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ना इसको आप कह सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी चेंज द स्लाइड। इस कंप्लीट प्रोसेस को आप कह सकते हैं सूर्य मजना। देखिए सूर्य मजना क्या होता है कि हर साल जब भी मकर संक्रांति होगी, ठीक है, तो उस दिन जो भी सबसे पहली जो सनराइज़ आती हैं वो शिवलिंग के ऊपर पड़ती हैं, जिसके जो शिवलिंग होता है वो शाइन करने लगता है उस दिन। सिर्फ उसे 10 मिनट के लिए शाइन करेगा लेकिन शाइन करता है। ठीक है, और ये चीज़ फॉलो की जाती है हमारे गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल में। तो याद रखिएगा सूर्य मजना क्या होता है, अगर यूपीएससी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए सूर्य मजना इज रिलेटेड टू मकर संक्रांति, जिस दिन शिवलिंग के ऊपर डायरेक्टली सनराइज पड़ती है और जो हमारा लिंग होता है वो 10 मिनट के लिए लगभग चमकता है। ठीक है, अभी जो गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल है ये कर्नाटका के बेंगलुरु में लोकेटेड है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जो नाम है उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। देखिए क्यों, बिकॉज गवी का मतलब होता है केव, और ये टेम्पल आपको केव की तरह दिखाई देगा। और एक माइथोलॉजी है रिगार्डिंग गंगाधरेश्वरा, मतलब जो शिवा हैं वो गंगा को अपने ऊपर रखे हुए हैं। ये माइथोलॉजी आई थिंक यू विल बी नोइंग इट। तो इस फीचर और इस माइथोलॉजी के ही नाम पे इस टेम्पल का नाम रखा गया है गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल। और इस टेम्पल को 16वीं सेंचुरी में बनवाया गया था, किसके द्वारा, कैंपे गौडा के द्वारा। ठीक है, कैंपे गौडा 1 थे, उनके द्वारा इस टेम्पल को बनवाया गया था। और ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। जो हमारे कैंपे गौडा 1 हैं ये विजयनगर एम्पायर के एक फिड्यूशरी होते थे, और उन्होंने जो टेम्पल बनवाया है ना वो विजयनगर आर्किटेक्चर में ही बनवाया है। ओके, और इन्होंने 1537 में बेंगलुरु की सिटी की स्थापना की थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने इस सिटी का नाम अपनी फैमिली डिटी कैंपा पामा के नाम पे रखा था, अब बेंगलुरु हो गया है। ठीक है, और ये काफ़ी अच्छे फिड्यूशरी थे, उन्होंने उस टाइम पे बहुत सारे केव्स बनवाए। केव्स मतलब लेक्स होती हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर के लिए और इरिगेशन के लिए। और सबसे बेस्ट एग्जांपल है धर्म बुद्धि लेक। ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लोकेटेड हैं कर्नाटका में, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम्पी है, बदामी है, एओल है, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो बदामी में लोकेटेड हैं। देखिए इसके अलावा भी अगर आप देखिए कर्नाटका में बहुत सारी साइट्स लोकेटेड हैं, जैसे हम्पी हो गया, बदामी हो गया, एहोल हो गया। तो कर्नाटका इज़ इट सेल्फ एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिटी। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो हमारा टेम्पल है यहाँ पर 2 अच्छे मोनोलिथिक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, सूर्यपन्ना और चंद्रपन्ना। तो अगर आ जाता है तो याद रखिएगा सूर्यपन्ना चंद्रपन्ना बिलोंग टू गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल। ठीक है, और अगर आप इस स्ट्रक्चर की बात करें, मोनोलिथिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो एक तरीके का पिलर है, उसके ऊपर इस तरीके की डिस्क है, यही एक्चुअली में डिस्क है। ठीक है, और ये जो कंप्लीट पिलर है वहाँ पर सिटिंग बुल की इंग्राविंग की गई है, मतलब ग्रेव किए गए उनको। तो ये हो गया हमारा गवी गंगाधरेश्वरा टेम्पल। इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व हेरिटेज। अब देखिए यहाँ पर जितनी भी स्कीम्स लिखी हुई हैं वो प्रीलिम्स के लिए नहीं, इवन मेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली हमारे सामने आती है हृदय। देखिए हृदय को मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका मेजर काम क्या है, इसका मेजर काम ये है कि हमें अपनी पुरानी हेरिटेज सिटीज़ को, हेरिटेज सिटीज़ मतलब जिनके पास बहुत ही पुराना लंबा कल्चरल
हिस्टोरिकल पास्ट हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कल हमने देखा था निर्मल सिटी, ठीक है। उस तरीके की अगर कोई हेरिटेज सिटी हो जो अपने पास अच्छा हेरिटेज कैरी आउट कर रहा है, उसको हम दोबारा रिवाइटलाइज करेंगे, मतलब उसको दोबारा रीइनोवेट करेंगे और उसको प्रिजर्व करेंगे, मतलब संभेल के रखेंगे और अंत में उसका टूरिज़्म प्रमोट करेंगे, ठीक है। ये काम है हृदय स्कीम का। ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च की गई है, ठीक है। इसके बाद प्रसाद स्कीम। देखिए, प्रसाद स्कीम को मिनिस्ट्री फॉर टूरिज़्म ने लॉन्च किया है और इसका मेजर काम क्या है? इसका मेजर काम ये है कि हमें कुछ इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को ढूंढ के निकालना है और इन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन को हमें ब्यूटीफाई करना है, ठीक है। समझ में आया ना? चलिए, वेरी गुड। उसके बाद है स्वदेश दर्शन स्कीम। देखिए, स्वदेश दर्शन स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा लॉन्च की गई है और ये 100% फंडेड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है? थीम्स डेवलप करने की कोशिश कर रही है। थीम्स मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी को इस बार बुद्धिज़्म रिलेटेड साइट्स घूमनी है तो उसके लिए पूरे इंडिया में बुद्धिज़्म की एक थीम ज्वाइन की जाएगी कि यहाँ गुजरात में ये वाली साइट है, बिहार में ये है, मध्य प्रदेश में ये है, तो आप थीम के हिसाब से सारे राज्य भी घूम लेंगे, मतलब, और उसके साथ ही साथ जो भी वहाँ पर इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म रिलेटेड साइट्स हैं उनको भी विजिट कर लेंगे। तो इसे कहा जाता है थीमेटिक टूरिज़्म, ठीक है। उसके बाद है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस। ये तो भाई नाम से समझ में आ रहा है कि हमें अपनी जो भी हेरिटेज और पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है उनको नीट एंड क्लीन रखना है अंडर स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। उसके बाद है अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। देखिए, इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसको अपनी धरोहर अपनी पहचान भी कहा गया है। इसके अंदर क्या किया जा रहा है? गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई प्राइवेट सेक्टर आगे आए और एक हेरिटेज को अडॉप्ट करे और वहाँ पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे रेड फोर्ट को डालमिया ग्रुप ने अडॉप्ट कर लिया है और वहाँ पर आप देखिए फैसिलिटीज़ भी अच्छी होने लगी हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं पहले ख़राब थी, पहले भी अच्छी थी, बट अब और अच्छी होने लगी है। उसके बाद इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 कैंपेन, इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म ने लॉन्च किया है, बस नाम काफ़ी है। उसके बाद आज की लास्ट स्कीम है, मतलब इस आर्टिकल की, आदर्श स्मारक स्कीम। देखिए, आदर्श स्मारक स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है और इसका मेजर पर्पस ये है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर जो 100 प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको हमें आदर्श मॉन्यूमेंट बनाना है। आदर्श मॉन्यूमेंट का मतलब है वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज़ या फिर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़, समझ में आया? और यहाँ पर जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनको भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब नॉर्मल प्लस वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ फॉर फिजिकली चैलेंज पीपल। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे पहले हमारी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी आती है जिसका नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला और या फिर तक्षशिला। अब देखिए, इस यूनिवर्सिटी को 5th सेंचुरी BC में बनवाया गया था और अभी तो ये मॉडर्न डे पाकिस्तान में है, ठीक है। और यहाँ पर बुद्धिज़्म और हिंदुज़्म दोनों पढ़ाया जाता था और उस टाइम की जो नोटेड पर्सनैलिटीज़ हैं वो है चाणक्य, चराका, पनिनी, जीविका और प्रसन्नजीत, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सिटी हमारे सामने आती है वल्लभी यूनिवर्सिटी। अब देखिए, जो वल्लभी यूनिवर्सिटी है उसको मैत्रक किंग के द्वारा बनवाया गया था और ये हमारे गुजरात के सौराष्ट्र रीजन के भटारका में लोकेटेड है, ठीक है, मतलब ये गुजरात में है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये यूनिवर्सिटी 600 AD से लेके 1200 AD तक एक्टिव थी और यहाँ पर हिनयान बुद्धिज़्म के ऊपर मेजर फोकस रहा करता था। उसके बाद हमारी वर्ल्ड की या आप कह सकते हैं इंडिया की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी दैट इज़ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं ये मॉडर्न डे बिहार में है और ये भी 5th सेंचुरी कॉमन एरा से ही काम कर रही है, जब से हमारी तक्षशिला यूनिवर्सिटी काम कर रही थी। और इसको कुमारगुप्ता, ये गुप्ता किंग थे, उनके द्वारा बनवाई गई थी। और दिस यूनिवर्सिटी वॉज विजिटेड बाय यून सांग, ही वॉज अ वेरी फेमस चाइनीज़ ट्रैवलर फॉर इंडिया और इट वॉज ऑल्सो विजिटेड बाय ई सियांग, ठीक है। और यहाँ के बहुत फेमस स्कॉलर्स थे, जैसे एग्जाम्पल तौर पे आर्यभट्टा, नागार्जुन, ठीक है। उसके बाद अगली यूनिवर्सिटी आती है विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और देखिए, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को पाला डायनेस्टी के किंग धर्मपाला ने बनवाया था और अगर आप देखें तो ये भी कुछ बिहार के आसपास ही लोकेटेड थी और उस टाइम पे ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर हुआ करता था। और यहाँ पर इवन आप देखें जो बुद्धिस्ट का तांत्रिक सेक्ट है और उसका जो वज्रयान सेक्ट है उसके ऊपर भी फोकस रहा करता था। यहाँ पर कुछ इमेजेस अवेलेबल है यूनिवर्सिटीज़ की जो हमने खोज के निकाली हैं। इफ़ यू वांट टू लुक एट दिस यू कैन हैव अ लुक, जिसका नाम है होयसाला लक्ष्मी देवी टेम्पल। अभी देखिए, रिसेंट में क्या हुआ है कि जस्ट अ सेकेंड, ये क्या खुल गया,
देखिए अभी रिसेंट में हुआ क्या है कि जो हमारा कर्नाटका है, कर्नाटका में एक जगह है जिसका नाम है डोडागा डावली। ठीक है, यहाँ डोडागा डावली में एक लक्ष्मी देवी टेम्पल लोकेटेड है। ठीक है, और लक्ष्मी देवी टेम्पल जो है वो होयसालास के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये रूलर थे वहाँ पर, और यहाँ पर एक गॉडेस काली की मूर्ति हुआ करती थी। तो अभी देखा गया कि भैया वो पता नहीं कैसे डैमेज हो गई है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे लिए ये लक्ष्मी देवी टेम्पल इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो लक्ष्मी देवी टेम्पल है इसे 1114 कॉमन एरा में बनवाया गया था उस टाइम के होयसाला रूलर विष्णुवर्धन के द्वारा। ठीक है, और ये जो पूरा टेम्पल है ये सोप स्टोन से बना हुआ है। सोप स्टोन बहुत नरम होती है और उसमें कारीगरी करना बहुत आसान होता है। अब इस टेम्पल की यूनिकनेस क्या है? देखिए इसकी सबसे पहली यूनिकनेस तो यही है कि इसके लिए कोई भी जगाती का यूज़ नहीं किया गया। जगाती मतलब अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म। जैसे अगर आपने खजुराहो का टेम्पल देखा हो तो वो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म में बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए बिल्कुल नॉर्मल नीचे से ही चालू कर दिए गए हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टेम्पल की कि यहाँ पर चतुसुक्ता कंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया। चतुसुक्ता कंस्ट्रक्शन क्या होता है देखिए, इससे समझ में आएगा। ये देखिए, ये होता है चतुसुक्ता कंस्ट्रक्शन कि 4 श्राइन्स रहती हैं और यहाँ पर एक मिडिल में टावर होता है। इसको कहा जाता है चतुसुक्ता कंस्ट्रक्शन, और बिल्कुल स्टार की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये आई थिंक आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है वहाँ पर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जो शिखर है, ठीक है, वो एक्चुअली कदम्बा नगरा स्टाइल का है, और नगरा स्टाइल का एक वेरिएंट होता है कदम्बा, उस स्टाइल में इस टेम्पल को बनाया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा लक्ष्मी देवी टेम्पल बाय होयसाला रूलर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोटाडा भाडली। देखिए ये साइट गुजरात में है और ये एक हड़प्पन साइट है, और इस साइट में भी रिसर्च करके हमें 1 से 2 इंपॉर्टेंट नए फैक्ट पता चले हैं हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। क्या फ़ैक्ट पता चले हैं? देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही पता चला है कि हमारे जो हड़प्पन पीपल हैं वो डेयरी प्रोडक्ट का बड़ा यूज़ करते थे। अभी कैसे पता चला? देखिए यहाँ पर जो भी कैटल्स थी और बफेलोस थी वो बहुत ही लंबे एज पे डाई की है, मतलब लंबा जी जैसे अभी जीती है। ठीक है, कि बिकॉज उनको हमने प्रिजर्व करने की कोशिश की। क्यों प्रिजर्व करने की कोशिश की उनको? बिकॉज उनसे दूध आता था, मतलब इनडायरेक्टली फैक्ट स्टैब्लिश करने की कोशिश की है। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी स्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जो गोट्स और शीप्स होती है ना, वो बहुत ही यंग एज में मारी गई हैं। तो ये दिखाता है कि इनका मीट यूज़ खाने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये लोग वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों थे। तो ये हो गया हमारा आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ कोटाडा भाडली। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले आर्टिकल पे जिसका नाम है अन्नपूर्णा आइडल। अभी देखिए रिसेंट में क्या हुआ है कि एक वाराणसी टेम्पल से आइडल चुरा के ले गए थे। उस टाइम पे स्मगल कर दिया गया था ब्रिटिश एरा में 1913 के आसपास। ठीक है, इसके बाद अभी रिसेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वो जो आइडल्स थे दोबारा यूनियन कल्चर मिनिस्टर को सौंप दिए हैं, और उन्होंने दोबारा इस आइडल को तमिलनाडु गवर्नमेंट को दे दिए हैं। और ये आइडल किस किस चीज़ का था? लॉर्ड राम का, लॉर्ड लक्ष्मण का एंड गॉडेस सीता का। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो आपको यहाँ पर याद रखना है कि अगर मान लीजिए कोई भी आर्कियोलॉजिकल चीज़ या कोई भी पुरानी चीज़ हम दोबारा रिकवर करते हैं तो उसकी जो कस्टडी होती है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास होती है, चाहे हम कुछ भी रिकवर करें बाहर से। ठीक है, सो विद दिस वी कंक्लूड आवर टुडेज लेक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विद सम मोर स्टफ। टिल दैट टाइम, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।